नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने बीते 4 साल में पहली बार देश के परमाणु बम की संख्या का खुलासा किया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेटा के ब्लैकआउट किए जाने के बाद से अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिन परमाणु हथियारों की संख्या बताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार 30 सितंबर 2020 तक अमेरिकी सेना ने 3750 एक्टिव और इनएक्टिव परमाणु हथियार बनाए रखे, जो अब एक साल पहले इस संख्या से 55 कम थे। वहीं 2017 में 3673 थी। जानकारी के मुताबिक 1967 में रूस के साथ युद्ध के बाद से ये आंकड़ा सबसे निचला स्तर पर रहा है। उस दौरान अमेरिका के पास कुल आपको बता दें कि 31,255 परमाणु हथियार थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिन इस आंकड़े को साझा कर खुलासा भी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन के प्रशासन द्वारा ट्रंप के लगाए गए परमाणु हथियार डेटा ब्लैकआउट को हटाकर रूस के साथ हथियार नियंत्रण वार्ता के एक बार फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया है। विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि राज्यों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए परमाणु भंडार का जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज स्टारर का 5 साल का प्रस्ताव दिया था। बता दें कि 20 जनवरी को कार्यालय में आए बाइडेन ने तुरंत न्यूज स्टारर का 5 साल के विस्तार का प्रस्ताव दिया है, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत स्वीकार भी किया है। देश में कोरोना की स्थिति में दिन पर दिन सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 7 महीने में बीते दिन सबसे कम मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार देश में बीते 18,346 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो बीते 7 महीने के आंकड़ों में सबसे कम है। वहीं दर्ज हुए इन आंकड़ों में 8,850 मामले अकेले केरल से बताए गए हैं। करीब 201 दिनों के बाद एक्टिव मामले 2.5 लाख पर आ गए हैं, जो कि कुल मामलों का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 0.75% है। वहीं बीते 24 घंटे में एक्टिव मामले में 11,556 की गिरावट भी दर्ज की गई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 263 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि बीते 10 दिनों से नए मामले 30,000 से नीचे हैं। वहीं अब इनकी संख्या 20,000 से नीचे हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 92.11 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 66.78 करोड़ पहली, वहीं 25.32 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में 8.06 टीके लगाए गए हैं। बिहार में 5.21 लाख टीके लगे हैं। वहीं गुजरात में 4.79 लाख टीके भी लगे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 4.32 लाख टीके लगे हैं और पंजाब में 2.02 लाख टीके लगे हैं। वहीं अगर राजस्थान की भी बात कर लें तो आपको बता दें कि राजस्थान में 1.93 लाख लोगों को लगी वैक्सीन और दिल्ली में 1.53 लाख लोगों को लगे हैं टीके। जम्मू कश्मीर में 1.63 आपको बता दें कि लाख डोज लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 1.28 लाख लोगों को टीका लगा है। मध्य प्रदेश में 1.08 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन और वहीं हरियाणा में 1.03 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। झारखंड में भी आपको बता देते हैं कि 1.3 लाख लोगों को टीका लगा चुके हैं। लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जीप के नीचे कुचलकर हत्या की जा रही है।
बीजेपी ने होम मिनिस्टर के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाया और एक्शन नहीं लेने का भी कहा है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ देश भर में किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय से भारत के किसानों पर हमले किए जा रहे हैं, किसानों को जीप के नीचे कुचला और मारा जा रहा है, किसानों की हत्या की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहे हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, जो किसानों का है वो उनसे छीना जा रहा है। ये सबके सामने हो रहा है, इसलिए देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम कल लखनऊ में थे, लेकिन लखीमपुर नहीं गए। लखीमपुर किसान नरसंहार के मारे गए किसानों का पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम 2 सीएम के साथ लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद लखीमपुर जाने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार किसानों की ताकत को नहीं समझ रही है, वो किसानों के मार रही है और ये गलत आइडिया है। हमने पत्र लिखा है कि हम 3 लोग जा रहे हैं, 144 5 लोगों को रोक सकता है, लेकिन इसलिए हम 3 लोग जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर भी कहा कि प्रियंका को गिरफ्तार करके रखा है, कोई बात नहीं, ये मुद्दा किसानों का है। जो मारते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, जिनके साथ होता है वो जेल के अंदर होते हैं। हम वहां जाकर देखना चाहते हैं, सभी पार्टियों को रोका जा रहा है, ये बात सही है, प्रियंका को रोका जा रहा है, लेकिन हम किसानों की बात कर रहे हैं। विपक्ष का काम दबाव बनाने का होता है, जिसके बाद कार्रवाई भी होती है। हम हाथरस गए तो उन्हें दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी, दबाव बनाना हमारा काम है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने देश काबू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ लोकतंत्र हुआ करता था, आज हिंदुस्तान में तानाशाही है, जो काम मीडिया का है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है, राजनेता यूपी नहीं जा सकते। प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की हाथापाई के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि ये हाथापाई को लेकर नहीं है, आप हम मार दीजिए और गाड़ दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी ट्रेनिंग है, हमारी फैमिली की ट्रेनिंग है, हम दलितों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। एक घंटे से भी कम समय में 3 और लक्षित हथियारों के साथ कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 5 नागरिकों हथियारों को गोलियों का शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि इन हथियारों में अधिकांश हथियार राजधानी श्रीनगर में हुई हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि आतंकियों ने श्रीनगर और बांदीपुरा में इन हत्या को अंजाम दिया है, जिसके बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में सुरक्षा के माहौल पर सवाल उठने लगे हैं। श्रीनगर में शुक्रवार को अज्ञात आतंकवादियों ने जहां 2 नागरिकों की हत्या कर दी, वहीं मंगलवार 5 अक्टूबर को 2 और नागरिक मारे गए। एक नागरिक देवेंद्र पासवान जो गैर स्थानीय स्ट्रीट होकर था, वहीं दूसरा गैर स्थानीय हथियारों की गोलियों का शिकार बना। श्रीनगर में मौजूद रसायन नग माखनलाल बिंदु, परिषद बिंदु और मेडिकेट के मालिक, जिनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इस साल आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के तीसरे प्रमुख व्यापारी हैं। इस साल जनवरी से अब तक पूरे कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। श्रीनगर और अन्य सभी घटनाओं के लिए लश्कर से जुड़े आतंकी ग्रुप को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सभी मारे गए अल्पसंख्यकों पर आरएसएस समर्थक होने और कश्मीर में आरएसएस के एजेंडा का काम करने का आरोप भी लगाया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार आम नागरिकों पर हमले आतंकवादियों की हताशा दर्शाता है, जो अभी सुरक्षा बलों पर हमले करने के बदले सॉफ्ट टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर जोन ईपीजी विजय कुमार के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी रणनीति में बदलाव इस साल की शुरुआत से देखा गया है, जिसमें पिस्तौल से हमले इसी एक नया स्वरूप में देखा जा रहा है। 2021 में अब तक हुए हमलों में 13 पुलिसकर्मी और 10 आम नागरिक मारे गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस समय सीमा में 120 से ज्यादा पिस्तौल बरामद भी किए हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। राहुल के हमले पर अब बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने जो भ्रम फैलाने के काम किया है उसको खत्म करने का काम हमारा है। पात्रा ने यह भी कहा कि जब जांच चल रही है तो हम इस तरह के बयान नहीं दे रहे जिससे जांच पर असर पड़े। उन्होंने कहा कि लोगों को भड़काने का काम ना किया जाए। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि लखीमपुर में जो भी हुआ है वो दुखद है। किसानों और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ है। ये माना गया कि जांच होगी, हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हिंसा को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। राहुल के हमले पर अब बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने जो भ्रम फैलाने का काम किया है उसको खत्म करने का काम हमारा है। पात्रा ने कहा कि जब जांच चल रही है वो तो हम इस तरह के बयान नहीं दे रहे जिससे कि जांच पर असर पड़े। उन्होंने कहा कि लोगों को भड़काने का काम ना किया जाए। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि लखीमपुर में जो भी हुआ है वो बेहद दुखद है। किसानों और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ है। ये माना गया कि जांच होगी, हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हिंसा को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जीभ के नीचे कुचलकर हत्या की जा रही है। बीजेपी ने होम मिनिस्टर यानी कि राज्य के बेटे पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और दूसरी तरफ देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के गांव में कुश्ती प्रतियोगिता थी और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आना था। यहीं पर बड़ी संख्या में किसान विरोध करने के लिए पहुंच चुके थे और आरोप ये भी है कि किसानों के प्रदर्शन से नाराज होकर मंत्री के बेटे के काफिले की गाड़ियों ने किसानों को कुचला। इस हादसे में 4 किसानों की मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद मंत्री समर्थकों पर भी हमले की बात कही गई है। किसानों के हमले में भी 4 लोगों की मौत का आरोप भी लगाया गया है। लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हथियारों को बचाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में पूरे सिस्टम को कुचल दिया गया है। सरकार से सवाल पूछते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई हमले बोले हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लखीमपुर में जो भी हुआ है देश उसकी चर्चा कर रहा है। अभी तक हथियारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? हथियारों को आपको बता दें कि बचाया जा रहा है, ऐसा कहना है केजरीवाल का। वहीं केंद्र सरकार हथियारों को बचाने में जुटी हुई है और लखीमपुर में जो हुआ है वो अंग्रेज राज याद दिलाती है, ऐसा भी कहना है। इसके साथ ही किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है ये भी कह रही है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सवाल भी किया है, अभी तक हथियारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को कुचलते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हथियारों को देखता ही रह जाए और बचाने की कोशिश करे, ऐसा तो फिल्मों में ही देखा गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज एक तरफ सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जब मृतक के परिवारों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आजादी का जश्न है? उन्होंने कहा कि सभी चाहते हैं जो हत्यारे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
तमिलनाडु में नए बने 9 जिलों में आज सुबह 7 बजे से ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए और यहां वोटिंग 2 चरणों में हुई, जिसमें आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए और पहले चरण में कुल 41 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया गया। आपको बता दें कि जिन 9 जिलों में आज वोटिंग हुई उनमें कांचीपुरम और कई ऐसे राज्य मौजूद थे, आपको बता दें कि जिनमें वोटिंग आज हुई है और कुल 7,921 मतदान केंद्र पर वोट डाले जा रहे हैं। सभी मतदाताओं को 4 पदों के लिए वोट डालने होंगे और इनमें जिला पंचायत, वार्ड पार्षद और पंचायत यूनियन वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत सरपंच और सदस्य भी शामिल हैं। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य के करीब 17,000 पुलिस कर्मियों के जिम्मे पर है और सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य है। इतना ही नहीं, वोटिंग के आखिरी 1 घंटे में कोरोना मरीजों को वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने ग्रामीण निकाय चुनावों में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की भी अपील की थी। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम में भी मतदान होने सभी 9 जिलों का दौरा किया और मुख्यमंत्री ने शनिवार को वेल्लोर, रानीपेट और तिरुपुटुर में पार्टी कैडर और नेताओं से मुलाकात की। वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख ने आपको बता दें कि ग्रामीण निकाय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील भी की। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री ने मतदान वाले सभी 9 जिलों का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि शनिवार को वेल्लोर, रानीपेट और तिरुपटुर में पार्टी कैडर और नेताओं से मुलाकात भी की। आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम के बाद आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अब से गैस सिलेंडर खरीदने के लिए आपको 15 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट्स में इजाफा कर दिया है। वहीं इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत सभी महानगरों में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। आइए आपको बता दें कि और भी कई जगह पे महंगा हुआ है। आपके शहर में अगर बात की जाए तो 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर का क्या रेट हो गया है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में एलपीजी सिलेंडर का भाव 998 रुपए पहुंच गया है और माना यह भी जा रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तेजी से बढ़ती रही तो घरेलू गैस सिलेंडर का जो प्राइस है वो जल्द ही 1,000 रुपए पहुंच सकता है। 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर के रेट्स में इजाफा किया गया था। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1693 रुपए बढ़कर अब 1,000 कई रुपए हो गया है और कोलकाता में भी यही ऐसा ही कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं चेन्नई, मुंबई में भी इसी तरह के कुछ आंकड़े सामने आए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मानसून जल्द ही 1 से 2 दिनों में दिल्ली से विदा हो जाएगा। पिछले 3 महीने रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मानसून जल्द ही एनसीआर से 2 दिन के बाद विदा हो जाएगा। आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई भी आज से शुरू हो जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई के साथ ही दिल्ली से मानसून 8 अक्टूबर के आसपास विदा हो जाएगा। मानसून के विदा होने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता स्तर तेजी से गिरने लगी है। मौसम को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण परेशान कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश थमते ही हवा की गुणवत्ता जो होगी उसका स्तर जो रहेगा वो 100 के पार चला गया है। इस बीच मौसम विज्ञान की माने तो उनके पूर्वानुमान के बताया गया है कि बुधवार को दिल्ली एनसीआर में
आंशिक रूप से बादल छाए हैं रहेंगे और इसके साथ ही बारिश की संभावना से भी इनकार किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो करीब 24 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की मानी जाए तो 11 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इससे पहले मंगलवार शाम दिल्ली में अचानक से बारिश शुरू हो गई और बारिश के कारण दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बारिश के बाद मंगलवार को हवा में नमी का स्तर जो रहेगा वो 56 से 81% रहेगा। वहीं हवा की गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। जीएमसी चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है, जबकि विपक्षी कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। वहीं इस परिणाम के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर वोट बांटने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि जीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 44 में से 41 सीटों पर कब्जा जमाया है। बीजेपी के अलावा का अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि ग्रेस ने 2 और आपने 1 और सीट पर जीत हासिल की है। साल 2011 में गांधीनगर निगम के गठन के बाद से बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि ये परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों और गांधीनगर नगरपालिका के चुनाव के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध की पूर्ण पुष्टि करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार। जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने जीएमसी की सभी 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हाल में राज्य में अचानक मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदले जाने के बाद जीएमसी चुनाव को बीजेपी की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि ये परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। उन्होंने एक ट्विटर के जरिए आपको बता दें करते हुए उन्होंने ट्वीट कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों और गांधीनगर नगरपालिका के चुनाव के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार, उन्होंने ऐसा भी कहा। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि ये परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दिखाता है। उन्होंने एक ट्वीट में गुजरात के स्थानीय निकाय और गांधीनगर नगरपालिका के चुनाव के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध की पुष्टि करता है, ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार है और जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद। आर्या न्यूज में फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।